नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाथरस सत्संग में अब तक 121 की मौत, मुख्य सेवादार पर मुकदमा दर्ज, बाबा को नहीं किया नामजद, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बैठकों का दौर जारी, जल और सिंचाई विभाग के कार्यों पर मंथन, सचिवालय में अधिकारियों से की चर्चा। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, डोईवाला में 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद, बताई जा रही करीब 3.5 करोड़ रुपए कीमत, यूपी का तस्कर अरेस्ट। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव, प्रचार प्रसार में जुटे सभी दलों के प्रत्याशी जनता से जिताने की कर रहे अपील। और उत्तराखंड में पहाड़ों से मैदान तक मूसलाधार बारिश, रामनगर रोडवेज डिपो में जल भराव, मलबा आने से 6 स्टेट हाईवे सहित 96 सड़कें बंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के नए सचिव आईएएस अधिकारी विनोद कुमार सुमन ने आज अपना चार्ज संभाल लिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने मानसून के बीच में आईएएस अधिकारी रंजीत सिन्हा से चार्ज हटाकर सचिव आपदा प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आईएएस अधिकारी विनोद कुमार सुमन को दी है। एक तरफ जहां आईएएस अधिकारी विनोद सुमन के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि का मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आ रहे जोखिम भरे मानसून सीजन की चुनौती भी है। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है और सचिव आपदा प्रबंधन के रूप में मेरा रोल रहेगा कि मैं बेहतर समन्वय कर पाऊँ जनपदों के साथ में, अपने जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ में, और जो आपदा से निपटने में काम करते हैं अधिकारी उनके साथ में। इसी कड़ी में मेरा समन्वय का कार्य रहेगा। आज मैं ज्वाइन करने के बाद जो हमारा कार्यालय है कंट्रोल रूम में, वहाँ जाके देखा, जनपद के हमारे विभागीय अधिकारियों से बात किया, चीज़ों को समझा। प्रयास होगा कि जब भी कोई आपदा आती है, जो राज्य सरकार को काम करना चाहिए, त्वरित गति से कार्य हो, गुणवत्ता के साथ कार्य हो। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर मुख्यालय में तेज गति से चल रही बेकाबू बस ने सड़क किनारे खड़ी आधा दर्जन महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी। रुद्रपुर के काशीपुर रोड पर अलायंस कॉलोनी के सामने अनियंत्रित स्कूल बस के द्वारा सड़क किनारे खड़ी ऑटो का इंतजार कर रही महिलाओं को टक्कर मार दी। घटना में 6 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को जिला अस्पताल के लिए ले जाया गया, जहां एक महिला को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 5 महिलाओं का उपचार डॉक्टर्स की टीम के द्वारा किया जा रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाई। कोतवाली पुलिस के द्वारा बस चालक और बस को कब्जे में लेते हुए पूरे मामले की जांच शुरू की गई। शाम के टाइम में अलायंस जो फ्लाईओवर है ना, गाबा चौक से निकलते हुए अलायंस फ्लाईओवर है, अलायंस के गेट के सामने अपोजिट साइड में, तो कुछ महिलाएं अपना पिपलिया गदरपुर मैतोश मोड़ को जाने के लिए वाहनों का इंतज़ार कर रहे थे। तो उसी तरफ जो है गाबा चौक की तरफ से एक बस है, तथाकथित स्कूल बस होगा, तो एक बस जो है एक आई, और प्राइवेट बस है, वो प्राइवेट बस वो आई और सडनली अनियंत्रित होकर, तो तुरंत जो खड़े हुए महिलाओं की तरफ जो है वो अनियंत्रित होकर वो गाड़ी चढ़ गए, और उस पर जो है तुरंत मौके पर ही एक महिला कुचल गई। मौके पर तत्काल जो है सीओ, एसएचओ, एसपी, एसएसपी सब लोग गए थे वहाँ पे। तहसीलदार और एसडीएम साहब भी तुरंत मौके पर पहुँच गए हैं। भारी पुलिस बल ने रिस्पांस किया, इमीडिएट सारे एम्बुलेंस पहुँच गए थे। मंगलौर उपचुनाव अब हॉट सीट बनता जा रहा है। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान के परबतसर के विधायक रामनिवास कावड़िया और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह गांव नगला सलारू पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमिश्नरी पर भी सवाल खड़े किए। मंगलौर का जो विधानसभा उपचुनाव है उसको लेकर
मैं आप लोगों के बीच में यहाँ मंगलवार के बीच में आया हूँ और कल से हम सब लोगों ने नारसन कला में चुनावी सभा में चर्चा की। उसके बाद आज पूरे दिन अलग अलग गांवों में जाकर हम लोगों ने सब लोगों से राय मशवरा किया। एक चौपाल के रूप में सब लोगों से चर्चा की है कि भाई आगामी विधानसभा चुनाव में हम सब लोगों को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काजी निजामुद्दीन जी के पक्ष में वोट करें। सबको मिलता है चुनाव, यहाँ उपचुनाव चल रहा है और इस चुनाव में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो जो रिजल्ट मैंडेट लोकसभा में आया है कि 400 पार का नारा देने वाले स्पष्ट बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाए, बैसाखियों से सारी सरकार चला रहे हैं। अब वो मैंडेट जो है और आगे बढ़ रहा है और इस समय जनता खुल के सामने आ रही है और ये जो लोकतंत्र में तानाशाही हावी होने जा रही थी उसके विरोध में जनता खड़े हो चुकी है। देश के संसद में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस में जमकर प्रतिद्वंद चल रहा है। पक्ष और विपक्ष में जमकर बहसबाजी जारी है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में बहस के दौरान हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया उससे भाजपा सहित देश के हिंदूवादी संगठनों में रोष है और जगह जगह राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो वहीं डोईवाला में भी भाजपा और तमाम हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कांग्रेस नेता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला जलाकर विरोध जताया। कल ही डोईवाला चौक पे नेता विपक्ष लोकसभा के ही श्री राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने उनका पुतला दहन किया। हमारा कहना है कि आप पुतला दहन कर सकते हैं, लोकतंत्र आपको अधिकार देता है, मगर जो कल हुआ जिस तरीके से पुतला एक फोटो लगा के पुतला दहन किया गया, उसमें जूते चप्पल मारे गए, यहाँ तक कि थूका तक गया, ये अपेक्षा हम नहीं करते हैं कि जो राजनीतिक लोग हैं थोड़ी सोच समझ होनी चाहिए कि आप कैसे ऐसे धंधे कर सकते हैं। की जाए। रुड़की के एक निजी होटल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल और राजस्थान के सांसद कुलदीप इंदौरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के लिए वोट मांगने की बात कही। लोकसभा क्षेत्र की जनता से करबद्ध निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, नाउम्मीदों की उम्मीद को जगाने के लिए और जिस प्रकार से काजी निजामुद्दीन जी ने विधायक रहते हुए विधानसभा में प्रखरता से पूरे हरिद्वार जिले के साथ साथ मंगलौर की तमाम समस्याओं का निराकरण किया, उस बात को दोबारा पटरी पर लाने के लिए उन्हें भारी बहुमत से सब लोग जिताएं। निवेदन करना चाहता हूं कि काजी निजामुद्दीन जी जो एक बहुत ही मजबूत नेता है, संघर्षशील नेता है, दबे कुचले शोषित वर्ग की आवाज़ उठाने वाले नेता हैं, ऐसे नेता को अपना मत डालकर विजयी बनाएं ताकि वो विधानसभा में जाकर जो यहाँ की उत्तराखंड की भ्रष्ट सरकार चल रही है लंबे समय से और जिस प्रकार का कुशासन चल रहा है उसकी लड़ाई मजबूती से लड़ सके। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला अंतर्गत पंतनगर थाने में तैनात थाना अध्यक्ष द्वारा युवती के साथ फोन पर अश्लील बातचीत किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहर ने पुलिस के आला अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया, जिसके बाद आरोपी थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। बातचीत हुई है और उसमें जो हमारी एक बात थी कि जो पीड़िता जिसके साथ एसोना डांगी ने जिस तरह का व्यवहार किया है उस पर उसके खिलाफ तो कार्रवाई चली रही है, सस्पेंशन की हो चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम जांच करके एफआईआर करेंगे, उसका उन्होंने भरोसा दिलाया जांच के दौरान। और दूसरा जो पीड़िता की जो 7 तारीख की एफआईआर थी जिसको लेकर सारा मामला शुरू हुआ है, पीड़िता की तरफ से जो 7 तारीख को उसके घर पे जो हमला हुआ, अगर लोग घुसे घर पे, उसका मुकदमा कायम कर दिया। तो बीते दिनों में चल रहा है वो जिसमें पंतनगर एसएचओ को एक पुराना ऑडियो जो वायरल हुआ है, उस ऑडियो के संबंध में हमने ऑलरेडी सस्पेंशन की कार्रवाई करी थे। उस मैटर में ये चाह रहे थे कि और भी लीगल एक्शन हो जाए करके, इस संबंध में हमने उनको अवगत कराया है कि बिल्कुल जांच चल रही है और साथ में ही अतिशीघ्र मतलब अतिशीघ्र आपको लीगल एक्शन के बारे में भी पूरा अवगत किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर
टफ एक्शन लेने का हमने बता भी दिया है कि जो हमारा दावा भी है, जो हमारा कमिटमेंट भी है। तो वो हमारा कमिटमेंट ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर हम बहुत कमिटेड हैं। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा 4 जुलाई गुरुवार को जनपद चंपावत में कहीं कहीं भारी से अत्यंत बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी को देखते हुए डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने नौनिहालों की सुरक्षा को देखते हुए जिले के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी शासकीय, अशासकीय विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों को 4 जुलाई गुरुवार को अवकाश घोषित किया। चंपावत के पर्वतीय क्षेत्र में लंबे समय तक बारिश न होने से किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। लोहाघाट क्षेत्र के सुई गांव के किसानों ने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय तक पड़े सूखे की वजह से पर्वतीय क्षेत्र के किसानों की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली आलू की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। क्षेत्र के किसानों द्वारा ऋण लेकर लाखों रुपए की आलू की बुआई की गई थी, जो पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसानों के बीज तक के पैसे वसूल नहीं हो पाए। किसानों ने कहा कि इसके अलावा शिमला मिर्च, गोभी और अन्य सब्जियां सूखे से पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। खुद उन्हें बाजार में महंगे दामों में सब्जियां खरीद कर खानी पड़ रही है। किसानों ने मुख्यमंत्री से लोहाघाट और चंपावत के पर्वतीय क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित कर कृषि ऋण को माफ करने और किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। क्या है सर, नाला है छोटा सा, उस गैलरी में कुइया टाइप में बना, उसमें क्या है बाहर से पानी बह के उसमें घुसता है, उसी को पीते हैं। क्या करें सर, मजबूरी है। बीमार भी होते हैं, उससे तो काफ़ी परेशान होते हैं, सर्दी जुकाम, उसी के चलते फिर डॉक्टर को बुलाओ तो डॉक्टर बोलेगा भाई आपके रोड यहाँ नहीं है, मैं कैसे आऊँ, आप उनको लेके आओ। बीमार हो गए तो इधर से लेके जाना पड़ेगा। मैंने इसको वेरीफाई करा है, तो अभी हमारे पास सूचना ये है कि वहाँ 15 से 20 परिवार हैं जो मुख्य ग्राम से अलग रह रहे हैं, और जबकि आपने जो तथ्य बताए वो अलग हैं। तो हम लोग आज एक टीम भेज रहे हैं। मैंने इसमें फॉरेस्ट की टीम को भी बोला है, अगर मतलब वहाँ पर पर्याप्त संख्या में लोग हैं तो उनका राइट बनता है, तो पहले हम लोग पहले आंगनबाड़ी और स्कूल की व्यवस्था और साथ में जो वहाँ का रास्ता है उसके लिए प्रयास करेंगे। मैंने डीएफओ से भी अनुरोध किया है कि उस वालों को प्रायोरिटी पे दिखवा लें, और मुझे लगता है कि हम लोग अगले 2-3 महीने में कुछ ना कुछ स्थिति वहाँ पर ठीक कर पाएंगे। सड़कें नहीं हैं तो वहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मुझे मालूम है, मैं पिछले समय नहीं था, पुनः जीत के आ गया हूँ। अब ये काम मेरे भाग में ही लिखा है, और निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि इस साल हम इसको करा लेंगे। उत्तराखंड परिवहन निगम की खटारा बसों का बीच रास्ते में खराब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से पैसे खर्च कर परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की फजीहत हो रही है। मंगलवार सुबह बरेली से लोहाघाट आ रही परिवहन निगम की लोहाघाट डिपो की बस अचानक सिनियारी के पास खराब हो गई। बस के चालक देवकी नंदन भट्ट ने बस को स्टार्ट करने की काफी कोशिश की, पर बस स्टार्ट नहीं हो पाई। इसके बाद परिचालक ने बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस के जरिए लोहाघाट भेजा, लेकिन काफी देर के बाद परिवहन निगम का मैकेनिक मौके पर पहुंचा और किसी तरह से बस को स्टार्ट कर लोहाघाट लाया गया। बस जैसे ही लोहाघाट बस स्टेशन के पास पहुंची, एक बार फिर बस खराब होकर बीच सड़क में खड़ी हो गई। बीच सड़क में बस के खराब होने से यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में हिंदू धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान से तमाम साधु संतों में गुस्सा व्याप्त है। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं और उन्हें हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया है। संतों का कहना है राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक और झूठा कहा, जो कि अत्यंत अमर्यादित भाषा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसके निंदा करता हूं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पूरे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। देश की संसद में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कल संसद में किया, हिंदुओं को हिंसक, झूठा, इस प्रकार की जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निंदा करता हूं और उन्हें सार्वजनिक रूप से सब हिंदू समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश की संसद में इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने अपनी औकात बताई है।
क्योंकि राहुल गांधी न हिंदू है, न ईसाई है, न मुसलमान है। जैसे हमारे यहाँ न गधा होता है, न घोड़ा होता है, एक अलग नस्ल होती है खच्चर, तो ऐसे ही राहुल गांधी का कोई नस्ल नहीं है, क्योंकि उनकी माँ ईसाई, उनका बाप पारसी हुआ। अगर उसका दादा पारसी था तो बाप भी पारसी हुआ। और अगर वो अपनी नानी के वंश से जाना चाहते हैं, दादी के वंश से जाना चाहते हैं, तो दादी के हिसाब से मुसलमान। हरिद्वार जिला प्रशासन के मुताबिक इस साल वार्षिक कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में आने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है। ये यात्रा 22 जुलाई से शुरू होने वाली है और 2 अगस्त को समाप्त होगी। जिला प्रशासन को इस साल की कांवड़ यात्रा के दौरान 5 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्रियों के शहर में आने की उम्मीद है। इस वार्षिक तीर्थ यात्रा के दौरान लोग गंगा जल का जल लेने के लिए हरिद्वार और अन्य पवित्र शहरों की यात्रा करते हैं। इन यात्रियों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और एमपी सहित कई राज्यों के भक्त कांवड़ लेकर यहां आते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन हर तरह के सभी इंतजाम करने में जुट गया है। चंपावत के पर्वतीय क्षेत्र में मंगलवार शाम से बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग द्वारा 3 दिन भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बुधवार 3 जुलाई को भारी बारिश के बीच लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में नौनिहाल खतरा उठाकर स्कूल पहुंचे। प्रशासन के द्वारा मौसम विभाग के द्वारा जारी भारी बारिश के अलर्ट के बावजूद स्कूल्स को बंद नहीं किया गया। हालांकि डीएम चंपावत ने 2 जुलाई को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्र की छुट्टी की, लेकिन तब बारिश नहीं हुई। तो वहीं ऐसे मामले में अभिभावकों का कहना है मंगलवार शाम से बारिश शुरू हो गई थी तो प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी करनी चाहिए थी। लगातार रामनगर और आसपास के इलाकों में बारिश का कहर बना हुआ है। बारिश की वजह से जहां एक और आम जनजीवन बुरी तरह से ठहर गया है, तो वहीं रामनगर में निर्माणाधीन रोडवेज डिपो में जलभराव होने की वजह से यात्रियों के साथ ही रोडवेज के कर्मचारियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज में जलभराव की वजह से यहां लगे ट्रांसफार्मर से भी करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। रोडवेज के कर्मचारियों ने निर्माणाधीन कंपनी के ठेकेदार और इंजीनियर पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों से कहने के बाद भी बरसाती पानी की निकासी नहीं की जा रही, जिससे रोडवेज परिसर में करंट फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं कर्मचारी और यात्रियों की जिंदगी पर भी खतरा बना हुआ है। और लगातार कल रात से यहाँ बारिश हो रही है, जिस कारण बिजली के पोल के पास पानी भर चुका है। पानी घुटने घुटने तक भर चुका है। ठेकेदार के आदमी को हम कई बार जाके फ़ोन पे भी और खुद भी जाके बोलाए हैं, परंतु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और यहाँ पे करंट आने का खतरा, पैसेंजरों की जान हानि का खतरा हो सकता है, परंतु कोई भी यहाँ पे सुन लेने को तैयार नहीं है। माऊ भर में देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। नैनीताल के हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी, लालकुआ, कोटा भाग क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए। अल्मोड़ा से बहने वाली कोसी नदी की बात की जाए तो रामनगर पहुंचते पहुंचते इसका जलस्तर 3000 क्यूसेक तक पहुंच गया। इस साल कोसी नदी का सबसे कम जलस्तर 40 क्यूसेक तक रहा। वहीं बरसाती नालों की बात करें तो हर साल जानलेवा साबित होने वाले धनगढ़ी, पनौद, सांवलदे, ढेला नदी, बेलगढ़, बरसाती नाला, तिलमठ बरसाती नाले भी उफान पर थे। हालांकि अभी इनका जल स्तर कम हो गया है। तो वहीं प्रशासन ने भी सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की कि नदी नालों के पास ना जाए और उनसे दूर रहें। लालकुआ नगर क्षेत्र के आसपास कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते बड़े पैमाने पर जलभराव हो गया। बेहतर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते बरसात का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बुरे हालात यहां
बंगाली कॉलोनी और खड्डी मोहल्ला के हैं, जहां लोगों के घरों में पानी भर गया। वहीं अलर्ट मोड पर आए जिला प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। यहां सूचना मिलने के बाद तहसीलदार मनीषा बिस्ट और नगर पंचायत लालकुआ के अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह मौके पर पहुंचे और खड्डी मोहल्ला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिसके बाद स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने दुग्ध संघ के आवासीय परिसर में पीड़ितों के लिए ठिकाना बनाया। अभी लालकुआ क्षेत्र में जैसे हमारा बंगाली कॉलोनी है और हमारा खड्डी मोहल्ला है, यहाँ पे थोड़ा जल स्तर बढ़ गया है, तो स्थायी समाधान के प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। जो कि यहाँ पे विभाग के लोग हैं उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि समय अंतर्गत अपने यहाँ टीम को तैनात रखें और खुद भी यहाँ पे आके रहती करते रहें। साथ साथ जो हमारा खड्डी मोहल्ला वाला एरिया है, वहाँ पे जल स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो लोगों को शिफ्ट करने के लिए हमने जो हमारा अम्बेडकर पार्क वाला एरिया है खुलवा दिया है, ताकि वैकल्पिक तौर पर लोग वहाँ पे रह सकें। देहरादून में मानसून की शुरुआती बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख दी है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे आमजन मानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बात पर जब दून के पूर्व मेयर और धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली से कहा गया, तो उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले जलभराव की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वहीं उन्होंने बड़ा सवाल भी किया कि विनोद चमोली ने कहा जलभराव की स्थिति अभी खत्म तो नहीं हुई। आगे उन्होंने कहा जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है वो व्यक्तिगत समस्या है। अगर पूरे देहरादून की मैं बात करूं, घंटाघर के पास बहुत बुरा हाल होता था, वहाँ भी हम लोगों ने काम किया। तो देहरादून में बहुत जगहों पर वाटर लॉगिंग होती थी, लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरह से काम हुआ है, कभी वाटर लॉगिंग पहले से कम हुई है, ये तो मैं कह नहीं सकता कि नहीं है, लेकिन पहले से कम हुआ है। और ये देहरादून का सौभाग्य है कि देहरादून स्लांटिंग है। जब भी बारिश होती है तो मुश्किल से 1 घंटे के अंदर पानी यहाँ से निकल जाता है। अगर कहीं पर जलभराव आपको दिख भी रहा होगा तो कहीं ना कहीं व्यक्तिजनित समस्याएं भी हैं। कहीं जैसे नाले कवर कर दिए गए हैं, नालों पे इंक्रोचमेंट हो गया है, कहीं आप देखेंगे लो लाइंग एरिया में घर बना दिए गए, प्रॉपर्टी ओनर ने बहुत बेतरतीब तरीके से यहाँ पर ज़मीनें बेची, उस पर घरों के निर्माण हुए हैं, जिसके कारण निकासी प्रभावित हुई है। उत्तराखंड में मानसून सीजन अब अपने रंग दिखाने लगा है। एक और जहां मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रहरियों को एक्टिव किया। अब मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश बताई गई है। ऐसे में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बरसात होने की आशंका है और इन हालातों में नुकसान भी उतना ही ज्यादा आंका जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 4 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया अगले 4 से 6 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी जिलों में बरसात देखने को मिल सकती है। तो वहीं कुमाऊं के पहाड़ों से लगने वाली मैदानी क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा बारिश देखी जा रही है। अच्छी बारिश जो है खासकर कुमाऊं में और साथ में फिर बाद में गढ़वाल में भी मिलने वाली है। और हैवी वेरी हैवी रेंस तो मतलब ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं जो हमारे प्लेन्स वाले या उनसे लगे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, उनमें ज़्यादा एक्टिविटी है। और फिर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं उनमें भी अच्छी एक्टिविटी वो दिख रही थी। तो ये चीज़ बोली गई कि अभी सप्ताह या 5 से 6 दिन जो है अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी, उसके लिए बोला गया है। और दूसरा चीज़ ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग का है वो ये है कि दिन के समय तो लोग चपेट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो भी जाग रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास जो है, या सूचना वगैरह भी उनको आदान प्रदान वो होता रहता है, तो इसकी वजह से फिर कोई चपेट में जल्दी से नहीं आ सकता है जो। लेकिन रात्रि के समय होता है कि जो उनको सूचना नहीं मिल पाती है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।